सो गाइज VS कोड एडिटर तो जानते ही होंगे। जुलाई का जो इनका अपडेट आया है बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें बहुत सारे मस्त फीचर्स हैं। हम वन बाय वन उन सभी की बात करते हैं। जिनको अभी थोड़ी नॉलेज है उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट है और जो VS एडिटर पे पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मस्त है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेशल फीचर्स हैं या नए जो फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं ये हमारे काम को बहुत आसान कर देंगे। कोडिंग करने के तरीके में काफ़ी आसानी मिल जाएगी, शॉर्टकट्स काफ़ी सारे होंगे जिनकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलेगी। तो देखते हैं कि हमें अपडेट में क्या क्या नए चेंजेस मिले हैं। तो हम बात कर रहे हैं जुलाई 2020 वर्जन 1.48 वर्जन की, जिसमें कि बहुत सारे अच्छे अच्छे अपडेट्स मिले हैं जिनका हाईलाइट्स हमें यहाँ पर मिल जाता है देखने को। जैसे कि सेटिंग सिंक करने में जो प्रॉब्लम आती थी वो स्टेबल हो चुका है, उसकी प्रॉब्लम रिड्यूस हो चुकी है। जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, बट इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुका है। दूसरा बात करें अपडेट एक्सटेंशंस जो हम यहाँ से करते थे, इन एक्सटेंशंस के मेनूज़ में भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं। और जो गिटहब हम यूज करते हैं, जैसे मैंने गिटहब रिपोजिटरी यहाँ पर ऐड ऑन कर रखी है और मैं जो कुछ भी कोड लिखता हूँ यहीं से डायरेक्ट अपडेट कर दिया करता हूँ। यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि मैं अभी एक चेंज कर रखा हूँ जिसको कि मैंने अपडेट नहीं किया है। गिटहब का हाईलाइट यहाँ पे भी मिल रहा होगा कि 4 फाइलें हैं जिनको मुझे अभी गिटहब रिपोजिटरी में अपडेट करना है। उसी तरीके से जो ब्राउज़र में डिबगिंग हम करते हैं उसमें भी अपडेट्स किए गए हैं। और इसके अलावा हम पहले गिटहब में केवल प्राइवेट रिपोजिटरी यहाँ VS कोड एडिटर से पब्लिश कर सकते थे, लेकिन अब हम यहाँ से पब्लिक रिपोजिटरी भी पब्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा नोटबुक UX में भी अपडेट किए गए हैं, साथ में न्यू रिमोट कंटेनर टॉपिक्स भी मिला है हमको और जावा लाइट वेटेड मोड भी इसके अंदर मिला है। ठीक, हम वन बाय वन सभी की बात करते हैं कि ये कैसे और क्या क्या एक्चुअल में वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले तो वर्कबेंच की बात करें तो सर्च एडिटर मिलता है। सर्च एडिटर ज़्यादातर लोग यहाँ से यूज कर लेते हैं कि ठीक है हमें कुछ सर्च करना है तो हम यहाँ पर गए और कुछ भी लिखे वो सर्च कर लिए, या किसी भी सर्च किए गए कंटेंट को रिप्लेस करना है तो यहाँ से हमने कर दिया। इस तरीके की चीज़ों के लिए हमको यहाँ पर जो पहले ओपन सर्च एडिटर मिलता था इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अब न्यू सर्च एडिटर। इसको अगर देखना हो तो हम कैसे देख सकते हैं? सिंपली हम अपना कमांड प्लेट खोलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ओपन सर्च। ओपन सर्च के नाम से हमको मिल रहा है ओपन न्यू सर्च एडिटर फॉर द टू द साइड। अगर ये क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक नया एडिटर आ जाएगा, लेकिन ये चीज़ नहीं है। नई चीज़ ये है कि हम जो सर्च ओपन करते थे कमांड प्लेट से उसका नाम चेंज करके कर दिया गया है न्यू सर्च एडिटर। मतलब कि अब अगर हम यहाँ पे न्यू सर्च लिखें तो हमको मिलेगा न्यू सर्च एडिटर, और इसको क्लिक करने से हम एक स्पेशली नए पूरे के पूरे पैनल पे आएंगे और यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करना चाहें आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं सर्च करता हूँ हे सुशील, मेरी जितनी भी फाइल में कहीं पर भी हे सुशील मिल रहा है ये विद इन अ सेकेंड उनको सर्च कर लिए आया है। यहाँ से अगर हम मिनी मैप पे जाएं और इसको स्क्रॉल करूँ, जहाँ जहाँ इसको मिला है उन हर जगह से ये हे सुशील को लेकर आ गया है। अब ये मैं जो रिपोजिटरी अभी ओपन कर रखा हूँ ये मेरे numpy की रिपोजिटरी है। इसमें कई सारी फाइलें हैं और लगभग हर एक फाइल के अंदर मैंने स्टार्टिंग में हे सुशील जरूर लिखा हुआ है। तो इसी वजह से मैं यहाँ से कितनी आसानी से वो सर्च अब कर सकता हूँ। तो ये तो हुआ पहली चीज़, जो हम यहाँ से जाकर करते थे उसी को हम अब वहाँ से डायरेक्ट भी न्यू सर्च एडिटर ओपन करके जल्दी से सर्च कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो एक्सटेंशंस हम यूज करते आए हैं, जो कि अगर कहा जाए VS कोड एडिटर की जान है, जो कि हमें यहाँ से मिलता है। अभी जो नए लोग हैं वो बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंशंस का यूज कर रहे होंगे माइट भी, लेकिन जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो काफ़ी एक्सटेंशंस का यूज करते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ बहुत सारे काम को आसान भी करता है। प्लस कुछ लोग जो डेटा साइंस वगैरह पढ़ते हैं वो जुपिटर की तरफ जाते हैं या पांडा की तरफ जाते हैं या स्पाइडर एडिटर की तरफ जाते हैं। तो मस्त चीज़ ये है कि हम उन सभी जुपिटर को क्या कहते हैं और स्पाइडर को हम इनके अंदर भी ओपन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा दिखा दूं, हालांकि ये चीज़ तो हमारे इस अपडेट्स में नहीं है, लेकिन मुझे अगर यहाँ से जुपिटर ओपन करना है तो मैं यहाँ से जुपिटर ओपन कर सकता हूँ। दिख रहा होगा कमांड प्लेट पे क्रिएट न्यू ब्लैंक जुपिटर नोटबुक आ गया, या मैं अपनी पहले से बनाई गई जुपिटर नोटबुक को इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, या इसके अलावा सिलेक्ट इंटरप्रेटर टू स्टार्ट जुपिटर सर्वर। मुझे अगर इंटरप्रेटर सिलेक्ट करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, या मेरे
जुपिटर के आउटपुट को देख सकता हूँ। तो कई सारे कमांड यहाँ पे मिल रहे हैं जिनसे कि हम जुपिटर का यूज कर सकते हैं। खैर, यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है वो है कि ओवरफ्लो मेनू में हमको क्लीनअप के लिए अलग से ऑप्शन मिलने लगा है। मतलब कि जब हम अपने एक्सटेंशन पे जाते हैं और यहाँ पे हम अगर फिल्टर पे क्लिक करें तो हमें एक स्पेशल कैटेगरी का ऑप्शन अब मिलता है, जहाँ पर कि हर एक कैटेगरी है। यहाँ से हम बहुत आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक्सटेंशंस पे गया और मैंने ये सर्च करके रखा था, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ से क्लिक किया लिस्ट पे और मैं यहाँ से कैटेगरी में जाकर किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड एक्सटेंशन सर्च कर सकता हूँ। दिख रहा होगा जैसे एज़्योर माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, क्लाउड बेस्ड सर्विस देता है। डेटा साइंस से रिलेटेड जितने भी एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं टॉप टू बॉटम हमको सब मिल जाएंगे। उसी तरीके से की मैप फॉर्मेट के लिए, लैंग्वेज पैक के लिए, लिटनर्स के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, नोटबुक्स के लिए। तो हम क्लिक करते हैं डेटा साइंस, क्योंकि इस समय डेटा साइंस का क्रेज़ ज़बरदस्त चल रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो इसी को देखते हैं कि हमें इससे रिलेटेड क्या मिल रहा है। पाइथन तो हमको मिलता ही है, वीएस कोड एडिटर जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं, अगर पाइथन करना है रन तो हमको ये पहला एक्सटेंशन तो इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो लोग अभी वीएस कोड एडिटर नहीं यूज कर रहे हैं और चाहते हैं आगे इसको देखकर या उनका मन कर रहा है, तो वीएस कोड इंस्टॉल करो, पाइथन को इंस्टॉल करो और इस एक्सटेंशन को जाकर इंस्टॉल कर लो। तो पाइथन जो है वो आपके वीएस कोड एडिटर के साथ लिंक हो जाएगा। और जैसे ही कोई भी एक नई फाइल क्रिएट करोगे .py से, यहाँ पर जैसे मैं अभी पाइथन की ही लाइब्रेरी खोल के रखा हूँ और मैं पाइथन का कोड ही कर रहा था अभी जस्ट, और तो उससे होगा क्या, यहाँ नीचे जो दिख रहा है पाइथन 3.8.2, इसी तरीके से आपका जो कोई भी वर्जन होगा पाइथन का, जो कोई भी आपने exe फाइल इंस्टॉल की है पाइथन की, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर ये यहाँ पर नहीं शो हुआ है दैट मीन्स कि अभी तक पाइथन का एक्सटेंशन एक्टिवेट नहीं हुआ है और वर्क नहीं चालू हुआ है। तो इसको कर सकते हो। खैर, हम तो बात कर रहे थे डेटा साइंस एक्सटेंशंस की। रेनबो CSV है, जिससे कि हम CSV फाइल्स को रीड करने में आसानी होगी। जियो डेटा व्यूअर्स है, वेगा व्यूअर्स है, NLDL क्या कहते हैं, NLDSL है, सिस्को का है। बहुत सारे हमको यहाँ पर अलग अलग एक्सटेंशंस मिल रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम फिल्टर करना चाहें मशीन लर्निंग को, तो मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो बेस्ट एक्सटेंशंस हैं वो हमको मिल जाता है। खैर, अभी इनके पास एक ही है, कोड ऑटो कंप्लीट। इस पे चल के देखते हैं कि ये हमें क्या दे रहा है और एक्सटेंशन को मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये हमको क्या देता है, हमारे कोड को इजी कर देता है, जो हम लिख रहे होते हैं उनमें आसानी कर देता है, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से दिखाता है। इसके बाद में दूसरा एक्सटेंशन क्या है हमारे पास, मीन्स की नेक्स्ट अपडेट हमारे पास क्या है। एक्सटेंशन में अगर हम जाते हैं व्यू एंड मोर एक्शंस में, तो हमको यहाँ पर इंस्टॉल, रिकमेंड और इनेबल डिसेबल की फैसिलिटी भी अब मिलने लगी है मेन्यू के अंदर। ओके, फ़ोन आ गया, जस्ट अ सेकेंड। तो फ़ोन तो मैंने ले लिया, आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात है, लेकिन फ्रॉड कॉल था। मुझे फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहा था ये कह के कि आपको किसी भी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं देना, आप ले लो और बस एक नंबर आएगा, उस पर ये डिटेल होगी, आप एक बार बता देना, सिस्टम वेरिफिकेशन। तो ऐसे फर्जी कॉल अगर आएँ तो इनको ट्राई करिए कि आप इनको किसी भी तरीके से अप्रोच करिए ही मत। बहुत नए नए तरीके निकल आए हैं इस लॉकडाउन में, तो जितना सुरक्षित रह सकते हैं रहने की कोशिश करिए, अदरवाइज़ जो बचा कुचा पैसा है वो भी ये खा जाएंगे। ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस समय। ठीक है, हम वापस आते हैं अपने गिटहब पे। तो हमको एक्सटेंशंस के अंदर ये फैसिलिटी भी मिल गई है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि इंस्टॉल्ड और रिकमेंडेड कौन कौन से हमारे पास एक्सटेंशंस पड़े हुए हैं। तो इसके लिए भी यहीं पर जाना है। यहाँ से जाने के बाद में जो हम ये क्लिक कर रहे थे, यहाँ से तो हमें ये ऑप्शंस मिल रहे थे केवल, और अगर हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर जाते हैं तो ये व्यू मिल गया हमको। इस ऑप्शन से जाने के बाद में जो ट्रे है, व्यूज़ में हमें इंस्टॉल्ड और रिकमेंडेड का ऑप्शन मिल रहा है। इनेबल और डिसेबल को भी हम देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो हमको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि ये इंस्टॉल्ड है, ये रिकमेंडेड है, बस दो हमको मिल रहे हैं। वैसे ही हम चाहें तो यहाँ पे जो इनेबल्ड हैं उनको भी हम कर सकते हैं, और इसके साथ में अब जैसे मेरे पास इतने इनेबल्ड एक्सटेंशंस पड़े हुए हैं, इतने सारे, उसी तरीके से डिसेबल्ड वाले भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये एक और अच्छी चीज़ है कि हमको ये फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है। इसके अलावा सोर्स कंट्रोल की बात करें, सोर्स कंट्रोल हम गिटहब पे ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ और अच्छी फैसिलिटीज़ हमें मिल गई है। जैसे पहले क्या था कि जैसे मैंने अभी
जो रिपोजिटरी ओपन कर रखी है उसका नाम है numpy array कोडिंग। ये मैंने ऑनलाइन रिपोजिटरी ओपन कर रखी है, गिटहब के साथ में मैंने लिंकअप कर रखा है ताकि मैं यहाँ पर जो कोड करूँ उसको सिंक करता रहूँ। इसी चीज़ को जैसे मैं अगर यहाँ पर जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे वो ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं चाहूँ तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि अभी करंट में मैं किस रिपोजिटरी पे काम कर रहा हूँ। इसके लिए क्या करना है, या तो सेटिंग से जाके हम सेटिंग को ओपन कर सकते हैं यहाँ से, या मैं कंट्रोल और कॉमा क्लिक करूँ तब भी मैं उसी ऑप्शन को ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पे आने के बाद में मुझे सर्च क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, ओके ये बार बार रिस्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा scm.always show, तो यहाँ पर आके मुझे लिखना है scm.always, दिख रहा है ऑलवेज शो रिपोजिटरी का ऑप्शन मिल गया। यहाँ पर कहाँ पे गए, हम सेटिंग में गए और मैंने क्लिक किया scm.always, बस यहाँ पे क्लिक करते ही मेरी जो अभी करंट रिपोजिटरी है उसका नाम आ जाएगा। आ गया कि ये मास्टर, इसमें मैंने फोल्डर बना रखा है और ये मेरी रिपोजिटरी का नाम है, इससे रिलेटेड जो भी क्या कहते हैं ऑप्शन है मुझे यहाँ पर मिल जा रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं चाहूँ ऑलवेज शो एक्शंस, मैं ये भी कर सकता हूँ, मतलब कि मेरी जितनी भी फाइलें हैं ये, इन पे मैं पर्टिकुलर कोई एक्शन करना चाहता हूँ तो उसके ऑप्शंस को मैं भी यहाँ से ही ओपन और इनेबल और डिसेबल कर सकता हूँ। तो जैसे ये एक अच्छी फैसिलिटी है तो मैं इसको डिसेबल नहीं करूँगा, मैं इसको इनेबल रहने देता हूँ ताकि जब भी मैं गिट वर्जन पे जाऊँ तो मुझे यहाँ पे पता चल जाए कि मेरा कौन सा रिपोजिटरी अभी खुला पड़ा है। फिर से वापस आते हैं हम, इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमें क्या मिलता है, बेटर कीवर्ड नेविगेशन का ऑप्शन भी मिलता है। मीन्स कि ये तो हमको एक नया अपडेट मिला ऑलवेज शो रिपोजिटरी का। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ नेविगेट करना चाहते हैं आसानी से, तो इसका भी ऑप्शन अब हमको इस नए अपडेट में मिल चुका है। मतलब कि तो स्पेस की अगर बात करूं तो स्पेस का तो काम यहाँ पर इस तरीके से है कि जो हम नेविगेशन खोले थे सोर्स कंट्रोल का यहाँ पर, लेकिन मुझे कुछ खास तरीके से समझ में नहीं आया, क्योंकि इसके कहने का मतलब तो ये है कि इन्होंने अपडेट दिया है कि अगर मैं स्पेस केवल दबाऊं तो हम जो भी चेंजेस अभी किए हैं वो वाला पैनल खुल जाएगा और आसानी से हम देख पाएंगे कि क्या इस चेंजेस हैं। तो किसी को अगर ये चीज़ समझ में आई है तो कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी पता चले कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात करें तो नेक्स्ट अपडेट भी गिट से ही रिलेटेड है। हम जो सोर्स कंट्रोल का पैनल ओपन करते हैं उसके अंदर हमें कमिट के अलग अलग ऑप्शन अब मिलेंगे और इसके अंदर हम क्या कहते हैं, कमिट के सारे हो गए, कमिट स्टेज हो गया और कमिट स्टेज, कमिट ऑल, ये सारे हमको मिलते हैं। अब सवाल ये है कि मिल कैसे रहा है, तो हम अपने कमिट पे गए, कमिट में जाने के बाद में यहाँ पर क्लिक करते ही क्लिक क्यों नहीं, ओके हो गया। हम जब इस पे क्लिक कर रहे हैं दैट मीन्स कि जस्ट अ सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। एक्चुअल में जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये ऑप्शन ओपन किया था SCM से कि जो भी करंट रिपोजिटरी पे हम वर्क कर रहे हैं वो ओपन हो जाए, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा ऑप्शंस में चेंजेस आ गए हैं। क्योंकि दिख रहा होगा यहाँ पर कि व्यू शॉर्ट हमको मिल रहा है बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिल रही है। बट हम बात कर रहे थे कमिट की कि हमको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस मिल गए हैं कि कमिट स्टेज को हम साइंड ऑफ कर सकें या एंड कर सकें, कि हमको क्या क्या कमिट करना है, या अलग अलग जो भी कमिट से रिलेटेड हैं उनके शॉर्टकट्स हमको इस नए अपडेट में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फिर बात करें तो गिटहब पे जैसे हम पहले यहाँ से डायरेक्ट, मतलब कि हमने गिटहब पे अभी कोई रिपोजिटरी नहीं बनाई है, लेकिन हमने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर बनाया है उसी प्रोजेक्ट को हम डायरेक्ट अपलोड करना चाहते हैं गिटहब पे, तो उसको पहले हम केवल पब्लिकली प्राइवेट में ही कर सकते थे, बट अब हम इसको पब्लिकली भी कर सकते हैं। तो इसके लिए वही सिंपल जो हम कमांड रन करते हैं कि कंट्रोल शिफ्ट और P करके हमने ओपन किया और यहाँ से हमने रन किया पब्लिश। अब ये जो कमांड है ये इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैं पहले से ही एक रिपोजिटरी पे काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए ये पब्लिश जो कर रहा है ये पब्लिश मुझे ब्रांच देगा केवल। बट अगर आपके पास अभी आपने गिटहब पे रिपोजिटरी अपलोड नहीं की है और आपने यहाँ पर लिंकअप कर रखा है, पहले से ही गिटहब को लिंकअप कर रखा है,
तो यहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे कि इसको आप प्राइवेट या पब्लिक रिपोजिटरी बनाना चाहते हो। इसके अलावा आगे बढ़े तो डिबग का काम जो है पता ही है कि हम यहाँ से डायरेक्ट डिबगिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है VS कोड डिबगिंग के लिए। डिबगिंग में भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। जो हम पहले क्या कहते हैं डिबग करते थे डिबग डॉट ओपन डिबग से, वो अब चेंज होकर हो गया है ओपन ऑन फर्स्ट सेशन स्टार्ट डिबग में। और ये चीज़ अगर हमें देखनी है तो ये ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा सेटिंग के अंदर। हम सेटिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ पे डिबग डॉट ओपन डिबग लिखते हैं, केवल कंट्रोल और कॉमा दबाना है और यहाँ जो हमको सर्च सेटिंग है यहाँ पर हम सर्च करते हैं डिबग और डिबग के बाद में डॉट करके जो हमें ऑप्शन सर्च करना था, जैसे कि डिबग मिल गया। ओपन डिबग का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट अब हमें ऑप्शन क्या मिलने लगा, ओपन ऑन फर्स्ट सेशन स्टार्ट, मतलब कि जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तुरंत हमको डिबगिंग स्टार्ट मिल जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे और भी ऑप्शन है, बट इन्होंने जो अपडेट किया है उसमें इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। और नाम चेंज किसका किया, जो पहले हमें ऑप्शन मिलता था डिबग वाला जिसके अंदर हम डॉट ओपन डिबग करते थे, वो अब नाम चेंज होकर हो गया है ओपन ऑन फर्स्ट सेशन स्टार्ट। बाकी डिबग का अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो एक बार कमेंट करके पूछ सकता है। हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हमको डिबग के लिए ओपन न्यू लिंक कमांड का ऑप्शन मिल गया है, मतलब कि हम अलग से पूरा एक डिबग का पैनल ओपन कर सकते हैं। जैसे ये कोड दिख ही रहा है आपको, GIF है ये, इसमें HTML का कोड लिखा गया है और इससे रिलेटेड डिबगिंग करनी है उसको कि ठीक है जो भी स्क्रिप्ट वो लिख रहा है उसको डिबग पैनल में कोड दिख जाए। तो इसके लिए ये रन क्या कर रहा है कमांड, ध्यान दे रहे होगे, कमांड प्लेट को ओपन किया और उसमें डिबग लिख दिया और ओपन लिंक लिख दिया। और ओपन लिंक में इसने क्या ओपन किया, लोकल होस्ट 5000। इसको करते ही जो भी कोड वो लिख रहा था उसका डिबग पैनल खुल जाएगा। तो हम भी करके देखते हैं। तो ओपन डिबग, अभी ये हमें क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने अभी जो कोड खोल रखा है ये कोई कोड नहीं है। हमने जो अभी ओपन कर रखा है ये तो हम अभी न्यू रिलीज नोट पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका डिबग हमको नहीं मिल रहा है। बट जस्ट अ सेकेंड, ओपन किया हमने, ओपन लिंक डिबग एंटर, एक्टिवेट हो रहा है एक्सटेंशन। नीचे अगर ध्यान दो, मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ओपन डिबग पैनल से पैनल ओपन होना चाहिए। और ठीक है, फाइनली हमको यहाँ पे कमांड प्लेट दिख रहा है कि प्रेस एंटर टू कंफर्म योर इनपुट टू एस्केप और चेंज। हमको यही चीज़ ओपन करनी है, मैंने एंटर किया। एंटर करते ही दिख रहा है डिबग का पैनल स्टार्ट हो गया है और मुझको मिल गया फाइनली एक डिबग ब्राउजर में ओपन होकर। अब ये इसकी पूरी साइट को ओपन करने जा रहा है जो हम न्यू रिलीज को खोले थे, इसी का ऑनलाइन वर्जन। लेकिन ध्यान दो, फायदा क्या मिला यहाँ पर, डिबग को हम बंद करते हैं यहाँ से। डिबग को ओपन करते ही डायरेक्ट हमको एक ब्राउजर का डिबग पैनल मिल गया जिसपे कि हम डायरेक्ट डिबगिंग के कोड को चेक कर सकते हैं। और यहाँ नीचे भी डिबग का कंसोल पैनल ओपन हो गया था, यहाँ से हम डायरेक्ट डिबगिंग के कोड को लिख सकते हैं, देख सकते हैं। खैर हमारा काम ये तो था नहीं कि हम ये करके देखें, तो हम इसको कट करते हैं। और डिबग करने के लिए क्या करना है, कमांड प्लेट ओपन करना है और जस्ट ओपन लिंक करना है। पहले मैंने गलत बोल दिया था। ओपन लिंक करते ही हमको डिबग का एक नया ब्राउजर पैनल ओपन होकर मिल जाएगा। और ये पैनल मिलेगा किसका, जिस किसी भी ब्राउजर का आपने डिफॉल्ट सेट कर रखा है उसी का ब्राउजर पैनल खुलेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट के लिए भी ये चीज़ हमको मिलती है। इसके लिए क्या करना है, डिबग डॉट जावास्क्रिप्ट डॉट डिबग बाय लिंक आउटपुट ऑप्शन। ये क्या करेगा, हमको जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो डिबग है वो दे देगा। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो ब्राउजर सपोर्ट में भी इसने काफ़ी चीज़ें VS कोड एडिटर में हमको ब्राउजर सपोर्टेड मिली हैं, जैसे कि टेक्स्ट फाइल इनकोडिंग सपोर्ट मिल गया है हमको, मतलब कि ऑल ऑफ द टेक्स्ट फाइल इनकोडेड ऑफ दैट डेस्कटॉप वर्जन ऑफ VS कोड आर नाउ आल्सो सपोर्ट व्हेन रनिंग इन टू द ब्राउजर। तो दिख रहा है ये एक GIF कोड है कि ठीक है, ये लोकल होस्ट और कॉमा करके जो इन्होंने डिबग पैनल खोला था, जैसे अभी हमने जो खोला था कि कमांड प्लेट ओपन किया और ओपन लिंक किया, अगर हम इस डिबग पैनल के अंदर हैं तो वहां पर हमको ये सारे जो क्या कहते हैं VS कोड के ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे हमको मिल जाएंगे। मतलब कि उस पैनल पे हम यहाँ से रिलेटेड जो कोई कोड करना है वो डायरेक्ट कर पाएंगे।
मतलब कि हमारी फाइल जो है वो सीधे यहीं पे रहेगी और हम यहीं पे डिबग करके कोड चेंज करके और डायरेक्ट रन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन जो अपडेट हुआ है, जो नई फैसिलिटी है, वो है प्रीव्यू फीचर। प्रीव्यू फीचर एक इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि जब कभी हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हमें उसका प्रीव्यू देखना होता है। जैसे HTML लिख रहे हैं, CSS लिख रहे हैं, याद होगा बहुत पहले, आज से 7-8 10 साल पहले विजुअल स्टूडियो कोड यूज किया जाता था, मैं भी यूज करता था। उसी तरीके से ड्रीम व्यूअर आता था। ड्रीम व्यूअर की खासियत क्या थी कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे और उससे रिलेटेड HTML और CSS का कोड लिख दिया जाता था बैकएंड में। उसका बहुत यूज करते थे, मैं जब BCA में था तो बहुत यूज करता था उसका। तो वो बहुत आसान होता था, लेकिन नुकसान बहुत होता था क्योंकि हमको कोडिंग नहीं पता चल पाती थी। वैसा ही कुछ काम यहाँ पर भी है कि हमको प्रीव्यू देखना है फीचर्स का, तो हम वैसा ही कुछ काम यहाँ पर इस अपडेट में हमको वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो इसको अगर हमें ओपन करना हो तो हम कैसे ओपन करेंगे? सेटिंग सिंक्स करना है, पता है सेटिंग कहाँ से ओपन होगी, कंट्रोल कॉमा करके हम जा सकते हैं और सेटिंग सिंक लिखेंगे, ये ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अभी स्टेबल रिलीज नहीं हुआ है। जब ये स्टेबल रिलीज हो जाएगा तो हमको ये प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी के लिए अगर देखना चाहो सेटिंग सिंक्स, तो हम जाते हैं सेटिंग में और यहाँ पर लिखते हैं सिंपली सेटिंग और सिंक। लिखने के साथ में मिल गया, लेकिन यहाँ पे हमको मैसेज क्या मिल रहा है? इग्नोर्ड एक्सटेंशन, लिस्ट ऑफ एक्सटेंशन टू बी इग्नोर्ड व्हाइल सिंक्रोनाइजिंग। मतलब कि ये अभी हम यूज नहीं कर पाएंगे, बट आगे चलकर नेक्स्ट रिलीज में माइट भी पॉसिबल होगा कि इसका हमको अपडेट मिल जाएगा और हम सक्सेसफुली प्रीव्यू देख पाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अपडेट है मैनुअल मर्ज। मैनुअल मर्ज मतलब कि फिर हम बात कर रहे हैं कि हमने कोई कोडिंग चेंज की है और फाइल सेम टाइप की थी और उसमें हमें मर्जिंग करनी है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि इन दिस माइलस्टोन वी मेड द फ्लो फॉर टर्निंग ऑन सेटिंग सिंक मच स्मूदर व्हेन यू हैव डन टू सिंक बिफोर बाय इंट्रोड्यूसिंग द मैनुअल मर्ज फीचर। मतलब हम जब क्या कहते हैं गिटहब पे ओपन करते थे कोड को, तो कोई एकदम नया कोड है और उसको हमको फाइल में मर्ज करना है, तो वो उसको नॉन रिलेवेंट बता के मर्ज नहीं करता है। लेकिन इन्होंने VS कोड में अब ये फैसिलिटी दे दी है कि हम कोड लिख रहे हैं सेम फाइल और उसके अंदर हमें मर्जिंग करनी है, तो हम बहुत आसानी से मर्जिंग कर सकते हैं। जैसे कि ये सेटिंग डॉट जेसन की बात कर रहा है कि जैसे हम VS कोड यूज कर रहे हैं अभी एक सिस्टम में, दूसरे सिस्टम पे चले गए और हम इस कोड को मर्ज करना चाहते हैं, तो हम बहुत आसानी से इसको मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रिलीज की बात करें तो सेटिंग सिंक इनसाइडर सर्विस। हम इनसाइडर सर्विस मतलब कि जो हम सेटिंग में जाते हैं उसके अंदर से भी जाकर सर्विसेज को चेंज कर सकते हैं, जो अभी हम कंट्रोल कॉमा करके गए हुए थे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें थी, जैसे कि सेटिंग एडिटर इंप्रूवमेंट जो हुआ है, या टाइप स्क्रिप्ट इसके अंदर 4.0 जो है वो सपोर्ट करता है। अब जो टाइप स्क्रिप्ट नया आया हुआ था, जो लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो या नहीं जानते हो, तो ये एक्चुअल में एंगुलर जेएस जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को ही यूज करता है। ये एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, तो इसका 4th वर्जन जो है वो भी अब VS कोड एडिटर में सपोर्टेड हो गया है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन टू एक्सटेंशन, अगर क्या कहते हैं कुछ नए एक्सटेंशंस जो हैं उनके लिए दिखा रहा है कि कुछ कंट्रीब्यूशंस किए गए हैं, जिसकी वजह से हम कुछ डेटे इस तरीके से देख सकते हैं। कॉपी पेस्ट भी काफ़ी सपोर्ट किया गया है, काफ़ी नई चीज़ें आई हुई हैं, यहाँ पे अपडेट्स में दिख ही रहा होगा। मल्टी सिलेक्शन की फैसिलिटी मिल गई है, मतलब कि एक साथ हम 2 अलग अलग पैनल पे एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये क्या है? ये डिकोडेड टेक्स्ट है और ये इनकोडेड कोड है। निमोनिक कोड पता होगा, ये वही चीज़ हमको दिखा रहा है कि निमोनिक कोड को कैसे हम कोड को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो डिकोडेड टेक्स्ट है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। या इसके अलावा रिमोट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो रिमोट डेवलपमेंट में भी काफ़ी अपडेट्स हमको मिल गया है। अभी मैं भी रिमोट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ इसके बारे में बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जिस किसी को इसके बारे में आइडिया हो वो ज़रूर कमेंट करके बता सकता है। इसके लिए क्या कहते हैं, मीन्स रिमोट डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम अगर सर्वर पे अपने वेबसाइट को अपलोड कर चुके हैं और वो रन कर रही है और हम डायरेक्ट VS कोड से अपने सर्वर के कोड में चेंजेस करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। इसके लिए ये SSH की बात कर रहा है कि हम SSH के फ्यूअर ऑप्शंस मिलते हैं और कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिससे कि हम यहाँ से डायरेक्ट चेंजेस करके क्या कहते हैं अपने सर्वर के कोड में चेंज कर सकते हैं। इसके लिए छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे हम फाइलजिला का यूज करते हैं, जिसमें कि हम जब सर्वर पे काम करते हैं तो FTP बना लेते हैं, या बहुत बड़ा कोड रहता है तो हम
सर्वर रिमोटली सर्वर हैंडल करने के लिए हमें अलग अलग रिमोट पैनल मिल जाता है। लेकिन छोटे लेवल पे बात करें तो सर्वर पे चेंज करने के लिए नॉर्मल जो होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं वो FTP की फैसिलिटी देते हैं, जिसको हम फाइलजिला में ओपन कर लेते हैं, या अलग अलग बहुत सारे फाइलजिला टाइप के इस समय प्लेटफॉर्म हैं। वहाँ से हम क्या करते हैं, फाइलजिला पे हम 3 पैरामीटर्स देते हैं, जो भी होस्ट नाम है और यूज़र नेम है और पासवर्ड, और इसके बाद में पोर्ट नंबर देकर हम ओपन कर लेते हैं। फिर उससे हम मैनुअली कोई भी जिस फाइल पे हमें काम करना है उसको मैनुअली ओपन करके और उसमें हम चेंजेस करते हैं। वैसे ही कुछ काम हमको VS कोड एडिटर में डायरेक्ट करने का मस्त एक गेटवे मिल जाता है। लेकिन अभी मैं भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं किया, इसलिए मैं इसके बारे में अभी बहुत ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता हूँ। इसके अलावा नीचे जो ऑप्शंस है जैसे नोटबुक रिलेटेड है, या हम ड्रैग एंड ड्रॉप इन्हेंसमेंट इन्होंने जो किया हुआ है। अब ये एक जुपिटर नोटबुक है, जुपिटर नोटबुक या क्या कहते हैं नोटबुक की बात हो रही है, तो इसके अंदर अलग अलग कोड जो एक्सटेंशंस हैं उनको ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चेंज कर सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखना, क्योंकि ये थोड़ा मैंने भी अभी इस पर बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं की है, मैं भी अभी VS कोड के एक ही लेवल पर हूँ। तो खैर ये जो अपडेट्स हैं इनको देख के एटलीस्ट हमको ये पता है कि हाँ कुछ ऐसे फीचर्स हमको मिल रहे हैं, और ऊपर के जो थे हमने उनको डिटेल में बात की हुई है। सो इससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी बन रहा है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज एक बार इसको जाके R&D करो, रिसर्च करो, इसको देखो, समझो, और अगर कोई नई और चीज़ें निकल के आती हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ भी उनको शेयर करो। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस मिल रहे हैं, कोलैप्सिंग सेल्स एंड आउटकम्स। ओके, इसके बारे में हम देख सकते हैं, क्योंकि मैं अभी NumPy और मैटप्लॉट पे वर्क कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट है जो कि हमको आगे बहुत अच्छा काम देगा। क्या लिखा है इन्होंने कि यू कैन नाउ कोलैप्स सेल आउटपुट्स एंड इनपुट्स विच आर यूजफुल व्हेन यू वांट टू क्लीन अप योर नोटबुक व्यू। एक्चुअली ये नोटबुक की ही बात कर रहे हैं कि हम नोटबुक में हैं और नोटबुक के अंदर हम कोड किए और उसका रिजल्ट देख रहे हैं और हम उसमें चेंजेस करना चाहते हैं। ये सब जुपिटर नोटबुक की ही बात हो रही है अभी, क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये जुपिटर का ही है, और ये मैटप्लॉट का यूज करके इन्होंने एक ग्राफ जनरेट करके दिखाया हुआ है। इसके अलावा पुल रिक्वेस्ट इशू जो थी उसमें भी इन्होंने बग को फिक्स कर दिया है। एक्सटेंशन ऑथराइजिंग में भी इन्होंने कुछ चेंजेस किए हुए हैं जेसन वगैरह के लिए। इसके अलावा कोडिकॉन्स हैं, बहुत सारे आइकन्स, और इन्होंने इसके अलावा लैंग्वेज सर्वर इंडेक्स फॉर्मेट में भी कुछ किया हुआ है। प्रपोज्ड एक्सटेंशंस आगे आने वाले समय में कुछ ये एक्सटेंशंस हमको मिल सकते हैं। पैकेज.json हो गया, इनेबल प्रपोज्ड API हो गया, या VS कोड प्रपोज्ड D.TS हो गया। तो ये सारे जो थे ये सब कुछ नए नए अपडेट्स थे। इसमें जो चीज़ें समझ में आई या जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगा उसको ज़रूर कमेंट करके बताओ। बाकी इसको एक बार R&D करो और इससे रिलेटेड जो भी अपडेट हो मुझे भी उसके लिए अवेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं। और साथ ही पाइथन पढ़ रहे हो, पाइथन से होते हुए डेटा साइंस तक जाने के लिए, बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए चैनल में नीचे स्क्रॉल करोगे तो पॉपुलर वीडियोस के नीचे अभी मैंने जेंगो के बारे में पढ़ाना चालू किया था। जेंगो की पूरी प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप पूरा 1 बाय 1 मैंने सीरीज़ में लगा रखे हैं। इसी के अलावा NumPy एरे से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे बना रखा है। ऑनलाइन पाइथन क्लास मैंने एक वीडियो बना रखा है क्लासेस के लिए, लेकिन अगर पाइथन और अच्छे और डीप में पढ़ना है तो नीचे एक फुल पाइथन बेसिक एंड एडवांस कोर्स मिलेगा, इसको देख सकते हो। इसके अंदर 35 प्लस वीडियोस मैंने बना रखे हैं, बेसिक से लेके एडवांस प्लस डेटाबेस कनेक्टिविटी पूरी। इसके अलावा नीचे गिटहब और कुछ और भी फाइलें हैं, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स अभी मैं बना रहा हूँ, कुछ भी VS कोड से रिलेटेड या कोडिंग से रिलेटेड जो भी आता है वो मैं यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा आगे चल के मैं एक प्रोग्रामिंग न्यूज़ करके भी प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो बेहतर देखने के लिए, रिस्पांस के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर देखो, क्योंकि प्लेलिस्ट में सब कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, लगा रखा है। इससे बहुत आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ना, और पाइथन से होकर डेटा साइंस तक जाने में भी आसानी मिलेगी। कमेंट करके मुझे बताओ वीडियोस कैसे लग रहे हैं, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में।